देखो सूर्य तब की बात करेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले एक चीज़ इसमें देख लेंगे, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति, ठीक है। ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी। 14.9 करोड़ किलोमीटर इसकी अनुमानित दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, ठीक ना। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। दो स्थितियां होती हैं, जब पृथ्वी पास में आती है सूर्य के तो पास वाली स्थिति को उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है तो दूर वाली स्थिति को अपसौर के नाम से जानते हैं। क्लियर। यहाँ से आगे देखिए, अब एक चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं, सूर्य के जो तल का औसत तापमान है ना, सूर्य के तल का औसत तापमान, सूर्य के तल का औसत तापमान कितना है, 5700 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करेंगे तो 6000 डिग्री केल्विन होता है। ये सूर्य के तल का औसत तापमान है। तल का मतलब होता है सूर्य की बाहरी सतह, ठीक ना। तल का मतलब क्या होता है, सूर्य की बाहरी सतह। तो सूर्य की बाहरी सतह का औसत तापमान कितना है, 5700 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन। अगर हम सूर्य के मतलब ये देखो, ये हो गया पूरा बाहर का, है ना। ये बाहर वाले भाग की बात की जा रही थी, क्लियर ना। लेकिन इसके अगर केंद्रीय भाग की बात करें, अंदर का, तो सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है वो 1.5 से लेकर के 2 करोड़ डिग्री केल्विन तक होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्लियर। वहीं पर अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, संपूर्ण पृथ्वी पर औसत तापमान कितना है, तो वो है मात्र 15 डिग्री सेल्सियस। संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी के औसत तापमान संपूर्ण पृथ्वी का कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है मात्र। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है ना, सूर्य से जो किरणें, जो उष्मा पृथ्वी पर आ रही है, उसके आने का माध्यम क्या होता है, ठीक ना। तो उसके सूर्य की किरणों के आने का जो माध्यम है पृथ्वी पर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, है ना, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि वेव्स, है ना, विकिरण विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सूर्य से उष्मा चल करके कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है। इतना क्लियर है। हाँ, विकिरण इसी को बोलते हैं, रेडिएशन मेथड, ये रेडिएशन ही है एक तरीके का। क्लियर। यहाँ से एक चीज़ देखो, चूंकि सूर्य का तापमान इतना है, सूर्य का तापमान जितना होता है, सूर्य से जितनी उष्मा निकलती है, क्या वह उष्मा पूरी पृथ्वी पर आ जाती है, नहीं, वह पूरी उष्मा पृथ्वी पर नहीं आती। उसका 2 अरबवां भाग ही आता है। कितना आता है, 1/2 अरबवां भाग उष्मा ही पृथ्वी क्या करती है, प्राप्त करती है, ठीक ना। तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इन्हीं तरंगों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश और सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर आती है, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे तो 2,86,000
86,000 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलती हैं तरंगें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो 2,86,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर ना? और सूर्य से जितनी ऊष्मा निकलती है उसका 1/2 अरबवां भाग ऊष्मा कहाँ पहुँचता है? पृथ्वी पर। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 23 खरब अश्वशक्ति 23 खरब अश्वशक्ति के बराबर होता है। सूर्य के बाहरी तल से जितनी ऊष्मा निकलती है, जितनी ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का केवल 23 खरब अश्वशक्ति मतलब 1/2 अरबवां भाग आता है। और 1/2 अरबवां भाग किसके बराबर है? 23 खरब अश्वशक्ति के बराबर होता है। क्लियर? त्रिवार्था महोदय ने कहा था, है ना, नोट कर लीजिएगा उसको, कि त्रिवार्था महोदय के अनुसार पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, है ना, सूर्य से 1 मिनट में जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रति मिनट, समझना बात को, क्या प्रति मिनट सूर्य से जितनी ऊर्जा पृथ्वी प्राप्त करती है ना, उस 1 मिनट में प्राप्त कई ऊर्जा से पृथ्वी पर जो मानव है वो अपने विविध कार्यों को कर लेता है 1 साल तक। मतलब अगर सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर आ गई, पृथ्वी जितना 1 मिनट में प्राप्त कर रही है ना, उससे मानव क्या करता, मतलब उतने के बराबर 1 साल में अपने तमाम प्रकार के क्रियाकलापों को मनुष्य क्या करता है? संचालित करता है। इतनी एनर्जी होती है सिर्फ 1 मिनट में प्राप्त किए गए, सूर्य से प्राप्त की गई एनर्जी के द्वारा। क्लियर है? तो ये सारी कुछ कहानी थी इसकी, ठीक ना। तो अब समझ लेते हैं कि सूर्यातप इंसोलेशन किसको कहेंगे। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? इंसोलेशन बोला जाता है, यानी कि सूर्यातप बोला जाता है। इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन का ही संक्षिप्त रूप है क्या? इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थात सूर्य से निकल करके पृथ्वी को प्राप्त होने वाला रेडिएशन ही क्या होता है? इंसोलेशन होता है। इसको आतपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आतपन या सूर्यातप। क्लियर है? तो इसको आतपन के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यातप के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्लियर? तो ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म क्या है? पूरा मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्टकट में इनको कह देते हैं इंसोलेशन, सूर्यातप। सूर्यातप क्या है? सूर्य से आने वाली वह विकिरण या वह ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है। सूर्य से चल करके पृथ्वी को प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा ही क्या होती है? सूर्यातप होता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा क्या होती है? स्थिर होती है। इसका मतलब यह है कि वो बदलती नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? वो बदलती नहीं है। कई बार प्रेक्षणों के आधार पर यह पता किया गया है, मतलब निरीक्षण किया गया कि क्या कभी घटता है कभी बढ़ता है? तो नहीं, घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि वो सेम होता है, एक समान हमेशा रहता है। इसी को बोलते हैं सौर स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे? सौर स्थिरांक, ठीक ना, यानी कि सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। यह कितना होता है? लगभग 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। लीजिए एग्जैक्ट कितना होता है? 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट।
मतलब 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 ग्राम कैलोरी ऊर्जा सूर्य को प्राप्त, मतलब पृथ्वी को प्राप्त होती है, जो सूर्य से आती है। मतलब 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1.94 ग्राम कैलोरी ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है। और 1 कैलोरी ऊष्मा का क्या मतलब होता है? 1 कैलोरी ऊष्मा का क्या मतलब है? 1 कैलोरी ऊष्मा से क्या समझते हैं? देखो, 1 ग्राम जल हो, 1 ग्राम जल का तापमान हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, और 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा। समझ गए? जैसे मान लीजिए, मानक क्या है इसका? 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 15.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी ऊष्मा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये सारा कुछ रहा सूर्यातप के बारे में। ठीक, यहाँ से आगे देखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक और कौन कौन सी बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक ना? तो ध्यान से इसको क्या करना है, समझना है। कारक ना, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जो सूर्यातप यानी कि इंसोलेशन को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है आपतन कोण। आपतन कोण का अर्थ ये हुआ है ना कि किस कोण पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश है ना, किस कोण पर आ रहा है, कौन से भाग पर जो है कि टकरा रहा है। अब समझो, जैसे कि अगर सूर्य यहाँ है ना, और ये तिरछा अगर यहाँ टकरा रहा है तो ये कोण, या फिर अगर सीधा भूमध्य रेखा पर टकरा रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण लंबवत होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो सूर्यातप की स्थिति होगी और यहाँ पर जो सूर्यातप की स्थिति होगी, ये दोनों ही इसको क्या करेगा? प्रभावित करेगा। क्लियर ना? ये दोनों ही चीज़ें क्या करेंगी? इसको प्रभावित करेंगे, है ना। तो जहाँ पर अगर इसका आपतन कोण, यानी कि देखो 90 डिग्री के पास में जहाँ पर लंबवत सूर्यातप आ रहा है वहाँ ऊष्मा ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पर तिरछा आ रहा है, तिर्यक रूप से आ रहा है, वहाँ पर जो सूर्यातप मिलेगा वो कम मिलेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? दिन की अवधि। दिन की अवधि अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो दिन की अवधि होती है वो अलग अलग होती है। तो जहाँ पर दिन लंबे समय तक होगा, दिन जहाँ पर लंबे समय तक होगा वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और जहाँ पर छोटा दिन होगा वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक ना? इसके अलावा प्रकीर्णन, है ना, स्कैटरिंग। देखिए, प्रकीर्णन किसको कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वायुमंडल के कणों के द्वारा, जो भी वायुमंडल में कण होते हैं, वायुमंडल के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का बिखराव कर दिया जाता है। तो उससे भी जो सूर्यातप की कुछ मात्रा होती है वो वायुमंडल में ही फैल जाती है, सीधे धरातल पर नहीं आती। तो प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है कि सूर्य की किरणों का बिखराव कर दिया जाता है। चारों तरफ पूरे वायुमंडल में सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो उससे भी सूर्यातप की हानि होती है। पूरा जितना धरातल पे आना चाहिए उतना आता नहीं है। प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन ही वह कारण है जिससे कि हमें आसमान क्या होता है? नीला दिखाई देता है ना। जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? लाल वाले की सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी, नीला, हरा, इन सब की क्या होती है? कम होती है। तो ये सब फैला दिए जाते हैं आसमान में, और लाल वाला नहीं फैलता, वो सीधा चला आता है। तो प्रकीर्णन हो जाता है बाकी चीज़ों का, इसलिए हमें आसमान क्या होता है? नीला दिखाई देता है ना। जो वायुमंडल में जो अणु होते हैं, जो धूल कण होते हैं, वो प्रकाश को, जो नीला बैगनी प्रकाश होता है उसको फैला देते हैं, इसलिए हमें आसमान क्या दिखाई देता है? नीला। होते तो 7 कलर है। उसके बाद विसरण, है ना, यानी कि डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? देखिए, विसरण में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वायुमंडल में जब जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, तरंग दैर्घ्य से बड़े कण वायुमंडल में जब होते हैं, जलवाष्प के जब बड़े बड़े कण होते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि प्रकाश को सोख लेते हैं और फिर फैलाते हैं। प्रकाश को सोख करके और फिर क्या करते हैं? फिर फैलाते हैं।
तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे कहीं पर अंधेरा रूम है तो उसमें भी जैसे बाहर अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करके रूम में आएगा, तो पूरा रूम में क्या हो जाएगा? उजाला हमें दिखाई देता है। तो इसका कारण भी क्या है? विसरण। ये खिड़की से अगर प्रकाश आ रहा है किसी एक जगह से तो पूरे रूम में हमें उजाला दिखाई देता है। ये किसके कारण संभव होता है? विकिरण के द्वारा। पहले कुछ अणु क्या करते हैं? सोख लेते हैं, प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर से जो है कि ड्रॉप करते हैं, तो पूरा प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इस पर भी जो है कि निर्भर करता है ना। इसके अलावा अक्षांशों की स्थिति, है ना, अक्षांशों की स्थिति, जो अक्षांशों की स्थिति है इस पर भी प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री अक्षांश में जो सूर्यातप होता है वो 100% मिलता है। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्यातप कितना मिलता है? 100% मिलता है। 40 डिग्री अक्षांश पे लगभग 79% मिलता है। 50 डिग्री अक्षांश पे 68% मिलता है और 90 डिग्री अक्षांश पर केवल 42% सूर्यातप ही प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। 90 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है? 42% ही सूर्यातप का हमें प्राप्त हो जाए। जितना सूर्यातप 100% चलता है ना, सूर्य से 100% चलता है, तो विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर 100% पूरा आता है। लेकिन 40 डिग्री अक्षांशों पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में, है ना, 40 डिग्री अक्षांशों पर 79%, 50 डिग्री अक्षांशों पर 68% और 90 डिग्री अक्षांशों पर 42% ही हमें प्राप्त होता है। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। कुछ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कृष्णिका विकिरण इसको बोलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी है वो सीधा सीधा सूर्य को अपनी तरफ क्या करती है? मतलब सूर्य के प्रकाश को, एनर्जी को, उष्मा को, जितना भी कुछ है सब कुछ अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगी। क्लियर? कृष्णिका विकिरण इसको बोलते हैं। क्लियर? जैसे कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है ना, बताया था हमने इस चीज़ को। कोई भी कलर हमें क्यों दिखाई देता है? जैसे कोई भी हमें रेड दिखाई दे रहा है, कोई ब्लू दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो जो दृश्य प्रकाश होते हैं वो 7 होते हैं। विजिबल लाइट कितनी होती है? दृश्य प्रकाश 7 कलर के होते हैं ना, जिनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो वो 7 होते हैं। तो 7 कलर जब आते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ते हैं, वो 7 के 7 कलर जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं तो वहाँ से जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है उस कलर का रिफ्लेक्शन हो जाता है और बाकी जो कलर होते हैं उसके अंदर सोख लिए जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि रेड ऑब्जेक्ट है तो बाकी के सारे कलर क्या होंगे? सोख लिए जाएंगे और रेड वाले को रेड वाला क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा। तो हमें दिखता है कि हाँ ये चीज़ कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है। अच्छा, काला कैसे दिखता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, काला कैसे दिखता है? क्या काला भी रिफ्लेक्ट करता है? नहीं। काले रंग के ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं करता, जो आता सबको सोख लेता। आओ, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो चीज़ हमें क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देती है, बिना किसी कलर के दिखाई देती है, काली दिखाई देती है। ठीक, याद कैसे करेंगे? तो याद रख लीजिएगा, ठीक ना, विब ग्योर से याद रखना है। ठीक ना, ये होता है वायलेट, ये होता है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये है 3500 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच में ये इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, याद रखिएगा। तो ऐसे तरंग दैर्घ्य भी 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। रेड वाले की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसीलिए सिग्नल लाइटों पे रेड का ही यूज होता है ना, क्योंकि वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। रेड जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है क्या होती है? हमें दूर से ही दिखाई देती है। ये सबसे कम दिखाई देगा, है ना। ये इनकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण जो देखिए वायलेट है, यानी कि जो बैगनी है, नीला है ना, मतलब ये नील के आकार का है, जो ब्लू है, जो ग्रीन है, इन सब का मिला करके आसमान में छीट दिया जाता है ना। तरंग दैर्घ्य कम होती है तो सब बिखर जाते हैं और इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आसमान हमें नीला नीला दिखाई देता है। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी जो सूर्यातप को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। और कैसे क्या जो बाकी चीज़ था वो हमने आपको देख लिया। अच्छा, सूर्यातप आता है तो उसको रिफ्लेक्ट भी कुछ चीज़ें करती हैं। जैसे चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने में याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सूर्यातप का रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है? हिम के द्वारा होता है, जो वापस भेजती, ठीक ना।
80 से 90% सूर्यातप की वापसी कौन करता है? हिम ही करता है। इसके बाद तब बादल आते हैं। क्या आते हैं दूसरे नंबर पे? बादल। लगभग 75% की वापसी करते हैं ना। इनकी मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 75% ही होता है। क्लियर? इसके बाद घास युक्त स्थल आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपका चौथे नंबर पे चट्टानें वगैरह आती हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को क्या करना है? याद रखना है। वैसे तो पूछा जाता है मेघ का, हिम का याद रखिएगा, उसके बाद घास, चट्टानें, ये सब ऐसे करके, ठीक। आगे भी बताएंगे अभी किस प्रकार से क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सूर्यातप के यानी कि इंसोलेशन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो सूर्यातप हमें प्राप्त होता है और वापस पृथ्वी उसको क्या करती है? वापस भेजती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और, 37 डिग्री इधर से 37 डिग्री से लेकर के और 37 नॉर्थ और 37 साउथ, 37 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच जितना सूर्यातप प्राप्त होता है, जितना मिलता है इसको, उतना ये खोता नहीं है, ठीक ना। जितना 37 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री साउथ के बीच जितना इंसोलेशन मिलता है धरती को, इतना ये वापस नहीं भेजता है। जबकि इसके बाद ये वाला इलाका और इसके बाद ये वाला इलाका 37 डिग्री नॉर्थ से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 37 डिग्री नॉर्थ साउथ से नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, इसको जितना मिलता नहीं है उससे ज़्यादा ये खोता है। जितना धूप की जितनी ऊष्मा की प्राप्ति इसको नहीं होती इस वाले भाग को और इस वाले भाग को, उससे ज़्यादा ये वापस करते हैं। और बीच वाला भाग जो 37 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री साउथ के जो बीच होता है, जितना इसको मिलता है उससे कम ही खोता है, ठीक ना। तो होता क्या है, कैसे डिफरेंस आ जाता है? इसको मिलता नहीं तो ये खो कहाँ से देता है? क्योंकि इधर वाले इलाके से इस साइड और इधर वाले इलाके से इस साइड ऊष्मा का, इंसोलेशन का स्थानांतरण हो जाता है। क्या होता है? इसका स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण त्रिवार्था महोदय ने कहा था, किसने? त्रिवार्था महोदय ने कहा था कि 75% जो है कि वायु राशियों के वो वायु के द्वारा दूसरे भागों में पहुंचा दिया जाता है, और जो 25% इंसोलेशन होता है, ठीक ना, वो जल के द्वारा दूसरे भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो 75% वायु राशियों के द्वारा और 25% जल राशियों के द्वारा ट्रांसफर हो जाता है। सर्वाधिक ऊष्मा का स्थानांतरण किन अक्षांशों के बीच होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मा का स्थानांतरण 30 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच होता है। मतलब इस इलाके में सबसे ज़्यादा स्थानांतरण होता है और इस इलाके में सबसे ज़्यादा स्थानांतरण होता है 30 से 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच में। क्लियर है ना? तो ये सारा कुछ था सूर्यातप के बारे में, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। क्लियर?